हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। तो जिनका भी देखिए एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, हिंदी जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्लास आपकी जो हो रही है हिंदी के लिए, हिंदी की हो रही है भाई एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पर प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, तो सभी लोग लाइव क्लास में आ जाइए। तो जो लोग भी आ चुके हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिए और बता दीजिए पहले प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो सकता है कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है भोजपुरी, मगही या मैथिली। करूँ तो बिहारी में कितनी बोलियां हैं भाई? बिहारी में कितनी बोलियां हैं? भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। ये बिहारी हिंदी की ही तो बोलियां हैं भाई। लेकिन अवधी जो है, अवधी की बात करें, अवधी बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूर्वी हिंदी का रूप है। पूर्वी हिंदी में मैं आपको बता चुका हूँ 3 तरह की बोलियां आती हैं भाई। 3 तरह की बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? ए, बी और सी। ए से तो ये अवधी हो जाएगी, बी से आपकी बघेली हो जाएगी और सी से कौन सी हो जाएगी? छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। तो ये 2 तो आपने देख ली भाई, 2 तरह की देख ली आपने उपभाषाएं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियां आ जाती हैं, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी भाई इनमें से कौन सी राजस्थानी की बोली है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों, बहुत ही महत्वपूर्ण भाई ये टॉपिक चल रहा है। चलिए राजस्थानी की बात करें तो देखिए जयपुर तो आपको याद रहेगा क्योंकि जयपुर राजस्थान में है। तो जयपुरी बोली कहाँ पर की है? जयपुरी बोली कहाँ पर की है भाई? राजस्थानी बोली है। बात आपको याद रखना है। ठीक, जयपुरी को हम लोग और क्या कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में जाओ तो जयपुर को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जयपुर को ढूंढारी बोली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी बोली भी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। उसके अलावा आपको मैं अगर बताऊं तो मारवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? मारवाड़ी भी राजस्थान में ही बोली जाती है। मारवाड़ी, मारवाड़ी हो गई। ठीक है, उसके अलावा आपकी देखिए माँ से मारवाड़ी, माँ से मेवाती, माँ से मारवाड़ी, माँ से मेवाती और माँ से मालवी। तो ये भी आपको याद रखना है। इतनी आपको याद रखना है बोलियाँ। कहाँ किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब के विमुक्त करना या छूट देना, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? बताइए भाई क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? एक्सक्यूशन होगा, एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्पशन होगा या एक्सहिबिशन होगा? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। यानी कि छूट देना के लिए शब्द हम लोग क्या कह सकते हैं? विमुक्त करना या छूट देना, यानी कि एग्जेम्पशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। उत्थान में कौन सा उपसर्ग है? बताइए उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। बताइए। चलिए, तो उत्थान में जो उपसर्ग की बात करें कैसा हो जाएगा भाई? कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो जैसा यहाँ पर उत लिखा हुआ ये होगा। अगर आपके सामने ऐसा आ जाए भाई तो ये नहीं होगा, ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ता के नीचे हलंत लगा है और आपको इस बात का खासा ध्यान रखना है कि हलंत वालों को ही आपको चुनना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर। अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है भाई। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। इतनी रात गई आप कहाँ थे? मैं मेला देखने जाता हूँ। या 1 और 1 11 होते हैं। तो इसमें आपको बताना है भाई अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का इसमें आप सभी लोगों को चयन करना है। बताइए। देखिए जो परिश्रम करता है, जो परिश्रम करता है वो सफल हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाक्य कौन सा है, ये वाक्य कौन सा है, तो मैं आपको बता चुका हूं। अगर यहाँ पर हम लोग वो लिख लें, वाह की जगह क्या लिख लें? वो लिख लें। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ जो और वो कहीं पर आ जाए, यानी कि ये एक पेयर ही तो हो गया। जो के साथ वो हो गया, तब तुम आओगे जब मैं जाऊंगा, तब के साथ तुम क्या हो गया? जब हो गया। यद्यपि के साथ तथापि हो गया। तो कभी भी पेयर वाले आपको वाक्य दिखे तो वो आपके हमेशा मिश्रित वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, आपको याद रखना है। और किसी भी वाक्य में अगर आपको और दिखे, तथा दिखे, अथवा दिखे, या दिखे, अर्थात दिखे, उसके अलावा एवं दिखे, या किंतु, परंतु, लेकिन दिखे, पर दिखे, तो वो आपके कैसे वाक्य होंगे? आपके वो संयुक्त वाक्य होंगे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। और ता हा दिख जाए तो आपको, तो वो तो आपको पता ही है भैया, वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इतनी रात गई आप कहाँ थे? इतनी रात गई आप कहाँ थे, ये आपका कैसा हो जाएगा? एक अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है भाई, एक अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब। यथासंभव शब्द में समास आपको बताना है क्या होगा? यथासंभव शब्द में समास आप सभी लोग बताएंगे। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर जो है भाई वो क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। लेकिन एक बार क्लास को भाई आप सभी लोग शेयर करें।
आप सभी लोग क्या करेंगे, एक बार आप सभी लोगों को शेयर करना है, तो जल्दी से 5 सेकंड का समय आप सभी के पास है, क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि किसी भी शब्द का पहला पद अगर अति आ जाए, अति हो जाए, या आपका यथा हो जाए, या क्या हो जाए, यथा हो जाए, या आपका यथावत हो जाए, या आपका यथावत हो जाए, उसके अलावा या आपका अगर अनु हो जाए, या अगर आपका प्रति हो जाए, तो वो सारे शब्द कहाँ पर होंगे, उन सारे शब्दों में जो है वो अव्ययी भाव समास होगा। कैसा भाई भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, हरिश्चंद्र शब्द में संधि कौन सी है, ये बात आपको बताना है। तो पहली बात तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हरिश्चंद्र की संधि विच्छेद करके बताओ। तो हरिश्चंद्र की संधि विच्छेद अगर आप लोग करोगे तो कैसे करोगे भाई, हरि धनचंद्र कर दोगे, हरि धनचंद्र आप लोग इसका संधि विच्छेद के रूप में कर दोगे। अब अगर हम लोग बात करें हरिश्चंद्र में कौन सी संधि होगी, तो आप लोग बहुत ही आराम से बता सकते हो, विसर्ग संधि यहाँ पर होगी। कैसी होगी भाई, विसर्ग संधि यहाँ पर होगी, आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर। संभ्रम में आपको विलोम बताना है, क्या होगा, संभ्रम का आपको बताना है भाई विलोम क्या होगा, तो बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। चलिए देखिए, संभ्रम का मतलब क्या होता है, ठीक है, संभ्रम का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर संयम ना हो। तो इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम संयम हो जाएगा। तो संभ्रम का विलोम क्या होगा, संयम होगा। तो जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर। जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, वाक्य कैसा है। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जब और तब, ये कैसे भाई, ये एक पेयर वाले ही तो शब्द हैं, पेयर वाले ही तो शब्द हैं। जैसे कि जब और तब आ जाए किसी वाक्य में, जब और तब आ जाए, उसके अलावा मान लीजिए तथापि, ठीक है, तथापि यद्यपि आ जाए, इस प्रकार से आ जाए। उसके अलावा अगर मगर आ जाए, ठीक है, अगर मगर आ जाए, मगर आ जाए। तो अगर इस तरह के शब्द आ रहे हैं, ठीक, अगर इस तरह के शब्द आ रहे हैं पेयर वाले या मिश्र वाले, क्यों, क्योंकि मिश्र का मतलब भी मिला जुला होता है। तो ये मिले जुले ही तो शब्द हैं भाई, मिले जुले शब्द आपके आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो मिश्र वाक्य के ही उदाहरण हो गए। तो जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, कैसा वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, आपको याद रखना है, ये एक मिश्र वाक्य है, आप सभी लोगों को याद रखना है। और संयुक्त वाक्य कब होगा, जब किसी भी वाक्य में और आ जाए, जब किसी वाक्य में और आ जाए, ठीक है, एवं आ जाए, और आ जाए, एवं आ जाए, तथा आ जाए, तथा आ जाए, या आ जाए, अथवा आ जाए, या आ जाए, अथवा आ जाए, किंतु आ जाए, ठीक, ये बाई आप सभी लोगों को याद रखना है, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, क्या आ जाए भाई, लेकिन आ जाए, लेकिन आ जाए, या आपके पर आ जाए। तो वो वाक्य कैसे होंगे, वो वाक्य आपके संयुक्त वाक्य हो जाएंगे, बात आपको याद रखना है। तो जिन लोगों का भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बताएंगे इसका सही उत्तर। पूछा जा रहा है कि देशार्पण में समास आपको बताना है कौन सा है, बताइए। सबसे पहली तो बात कर लें कि देशार्पण का मतलब क्या होता है। देशार्पण का मतलब क्या होता है, तो देश के लिए अर्पण, ठीक है, इससे आप लोग समझोगे भाई कैसा समास है, इसके लिए आप लोग समझोगे कि देश के लिए अर्पण जो है क्या कहलाता है, देशार्पण कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान योग्य देने बात है कि यहाँ पर क्या आ गया है, के लिए आ गया है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जहाँ पर भी के लिए आ जाए, कौन सा उत्तर आपका सही उत्तर होगा, कौन सा उत्तर होगा, संप्रदान आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, बात आप सभी लोगों को याद रखना है। के लिए आ जाए तो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। कर्ण कब होगा भाई, कर्ण कब होगा, अपादान कब होगा, जब से आ जाए, से आ जाए, ये बात आपको याद रखना है। उसके नीचे लिखा हुआ है कर्म आ जाए तो को होना चाहिए, को होना चाहिए। तो जिनका भी उत्तर सही जा रहा था भाई, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही कहलाता है। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए तो आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है, क्या याद रखना है कि शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही
मानक भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? मानक भाषा कहलाता है। शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा को ही हम लोग मानक भाषा कहते हैं। आप सभी लोग याद रखोगे। अगला प्रश्न देखिए, मैंने एक कृशकाय व्यक्ति को देखा। यहाँ पर कृश शब्द का उचित विलोम आपको क्या होगा बताइए। यहाँ पर जो कृश शब्द लिखा हुआ है इसका आपको विलोम बताना है, क्या होता है? स्थूल होगा, दृढ़ होगा, हष्टपुष्ट होगा या कठोर होगा? बताइए। इसका विलोम आपको बताना है भाई, ध्यान रहे। इसका विलोम क्या हो जाएगा? हष्टपुष्ट इसका विलोम हो जाएगा। कृश का विलोम क्या हो जाएगा? हष्टपुष्ट हो जाएगा। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए भाई। अछत है, अजान है, अच्छा है या अभाव है? देखिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, उपसर्ग सहित नहीं बल्कि उपसर्ग रहित बोला गया है, यानी कि जिस शब्द में उपसर्ग हो ही ना, जिस शब्द में देखिए उपसर्ग नहीं है, यानी कि जिस शब्द की संधि विच्छेद नहीं हो सकती, और जिस शब्द की संधि विच्छेद नहीं हो सकती वो शब्द कैसे कहलाते हैं भाई? ऋण शब्द कहलाते हैं। तो इसमें से ऋण शब्द कौन सा है? अच्छा जो है इसकी ना तो संधि विच्छेद हो सकती है और ना ही इसकी संधि विच्छेद हो सकती है, तो ना तो इसमें उपसर्ग है और ना ही इसमें उपसर्ग है और ना ही इसमें प्रत्यय है। तो ये शब्द आपका उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चलिए भाई, शिथिल के पर्यायवाची आपको बताना है, कौन सा है बताइए। शिथिल का पर्यायवाची क्या होगा बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। देखिए, शिथिल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ढीला ढाला, एकदम सुस्त हम लोग कहते हैं शिथिल है, बहुत ही शिथिल है। तो ढीला ढाला, ठीक है, ढीला ढाला कह लो या सुस्त कह लो या धीमा कह लो, एक ही बात है। तो शिथिल के ये सारे पर्यायवाची हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है? ठीक है, कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है, ये बात आप सभी लोगों को बताना है, बताइए। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि मूक का विलोप क्या होता है भाई? वाचाल होता है। एक प्रश्न आपका यहाँ पर बनता है, बनता है नहीं बनता? बनता है। प्रफुल्ल का विलोम क्या होता है? आपको पता है, होना चाहिए म्लान होता है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका बनता है। लेकिन निंदा का विलोम नहीं बनता है। निंदा का ये समानार्थी है भैया, ये समानार्थी है, विलोमार्थी नहीं है। पूछा गया था कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपस में ये दोनों जो हैं एक ही शब्द हैं, यानी कि दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। तो आपके प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो जिनका भी उत्तर ए जा रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब कि अब तुम जाओ, ये वाक्य कैसा है आपको बताना है। इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, विधानवाचक है या संकेतवाचक है? बताइए। देखिए भाई, अब तुम जाओ कहा जा रहा है, किसी से कहा कि अब तुम जाओ, तो क्या यहाँ पर इच्छा जताई जा रही है भाई? क्या यहाँ पर विधानवाचक हो सकता है कि यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है कि यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है? तो यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है कि अब तुम ये जाओ, अब तुम जाओ, आज्ञा दी जा रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये एक आज्ञावाचक शब्द हो जाएगा, ये एक आज्ञावाचक वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसमें आपको सही वर्तनी कौन सी है ये आपको बताना है, बताइए भाई। अश्वत्थामा किस प्रकार लिखा जाता है, ये बात आपको बताना है। जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है या डी में लिखा हुआ है। तो अश्वत्थामा की वर्तनी क्या है सही वाली? अश्वत्थामा कैसे लिखा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका अश आधा श आएगा और उसके बाद ये आएगा आधाता आएगा। ये बात आपको याद रखना। अगर इतनी बात आप लोग याद रख लो तो ये समझ लिए प्रश्न आप लोग कर दोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आधा श और आधा था, आधाता आधा श, अश्वत्थामा हो जाएगा। थामा तो आपको पता है कैसे लिखा जाता है, अश्वत्थामा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा तो भैया ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? पहाड़ी इलाके में पूछा जा रहा है भाई, इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? आप सभी लोग बताओगे इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए भाई, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए भाई।
देखिए, तो आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि ये 3 तरह की जो बोलियाँ हैं वो पहाड़ी में बोली जाती हैं। 3 तरह की हैं, कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो नेपाली आपकी बोली जाती है, ठीक है। नेपाली बोली जाती है कहाँ पर? पहाड़ी इलाकों में नेपाली बोली जाती है। और उसके अलावा कौन कौन सी बोली जाती है भाई? आपको याद रखना है, गढ़वाली बोली जाती है और कमायूनी बोली जाती है। ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि पहाड़ी इलाके में कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है? गढ़वाली, कमायूनी और नेपाली। तो इस तरह से आपका अगर उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं ये आपको बताया था, और राजस्थानी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं ये आपको मैंने बताया था। देखिए, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, तो इन दोनों उपभाषाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रिवीजन करते हैं। पूर्वी बोली में, पूर्वी हिंदी में ए बी सी, यानी कि ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। उसके बाद राजस्थानी में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि जयपुरी बोली जाती है, और जयपुरी बहुत ही ढूंढने पे मिलती है, तो ढूंढारी भी इसी को कहा जाता है बोली। उसके बाद माँ से मैंने आपको बताया था ना, माँ से मेवाती, माँ से मालवी, और उसके अलावा माँ से कौन सी? मारवाड़ी। तो ये तो तीनों बोलियाँ जो हैं, चारों बोलियाँ कहाँ की हैं? राजस्थानी की हैं। अब पश्चिमी हिंदी के मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी कितनी बोलियाँ आती हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत बताइए? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आप सभी लोग यहाँ पर याद रखें। चलिए, तो आपको याद रखना है के बी एच। के बी एच आप सभी लोग यहाँ पर याद रखोगे। देखिए भाई, नीचे वाला जो एच है आपका, इससे हो जाएगी हरियाणवी, इससे क्या हो जाएगी? हरियाणवी हो जाएगी। उसके बाद जो आया है बी, उसके ऊपर जो बी है, इससे हो जाएगी ब्रज भाषा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो के आया है, के से कन्नौजी हो जाएगी आपकी, और फिर बी से क्या हो जाएगी? बुंदेली हो जाएगी। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। और पहले वाले के से क्या हो जाएगी? कौरवी हो जाएगी। बात आपको याद रखना है कि कौरवी को हम लोग खड़ी बोली भी कहते हैं। कौरवी को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई? खड़ी बोली कहते हैं। बात आपको याद रखना है, आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। और बांगरू को ही हम लोग हरियाणवी कहते हैं। बात आपको याद रखना है, ठीक है। ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब कहाँ की है? पश्चिमी हिंदी की ही तो बोलियां हैं। अब बचा क्या भाई? पहाड़ी भी मैंने आपको बता दी, राजस्थानी की भी बता दी, पश्चिमी हिंदी की भी बता दी, पूर्वी हिंदी की भी बता दी। बची है भोजपुरी की, बिहारी की, सॉरी वो बिहारी की भी आप लोग याद रखो। बिहारी के अंतर्गत तो कौन कौन सी आती हैं? देखिए भाई, बिहारी के अंतर्गत एक तो भोजपुरी आती है। बिहारी के अंतर्गत कौन सी आती है? भोजपुरी आती है। बात आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा मगही आती है, मगही आती है। बात आपको याद रखना है। भोजपुरी हो गई, मगही हो गई, और उसके अलावा मैथिली हो गई, मैथिली हो गई। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, कि किस रस के संचारी भाव में, किस रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि हैं? श्रृंगार, वीर, वात्सल्य या रौद्र? देखिए, आप सभी लोग यहाँ पर याद रखोगे कि वीर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी कि वीर रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। चलिए, अगर हम लोग बात करें कि जो हिंदी का पहला महाकाव्य था ये कौन सा था, तो पृथ्वीराज रासो जो था ये हिंदी का पहला महाकाव्य था, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया पृथ्वीराज रासो। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है भाई आपसे, पृथ्वीराज रासो जो था ये आपका पूछा जाता है कि ये जो है किस रस में लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है, श्रृंगार रस में भी इसे लिखा गया है और वीर रस में भी लिखा गया है। दोनों ही रसों में ये लिखा गया है। बात आपको याद रखना है। लिखा किसने? चंद बरदाई ने लिखा। बात आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि हिंदी के महाकवि कौन है पहले, तो चंद बरदाई आपको बताना है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो चंद बरदाई आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट भैया जो है ये किसे कहा जाता है, तो आप लोग क्या बताओगे? सूरदास आप लोग बताओगे। माना जाता है कि सूरदास जो थे ये अंधे थे भैया, अंधे थे। तो वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपके हेड मास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग है, बताइए भाई। हेड मास्टर में देखिए भाई, वीडियो पसंद आ रही हो तो सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। शेयर करना भाई आप सभी को नहीं जानते भाई बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास से जुड़ें और क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, तो हेड मास्टर में किस प्रकार का उपसर्ग लगा है आप लोग बताओगे। तो जिन लोगों को भाई इस क्लास की ज़रूरत है, इस क्लास को वहाँ तक आप सभी लोग पहुँचाने का कष्ट कीजिए।
तो अगर हम लोग बात करें हेडमास्टर की संधि विच्छेद क्या हो सकती है, तो हेड हो जाएगी, हेड हो जाएगी, धन मास्टर हो जाएगी, धन मास्टर हो जाएगी। आपसे पूछे प्रत्यय क्या है, आप लोग मास्टर बताना। हेड उपसर्ग पूछे तो क्या बताओगे भाई, आप लोग बताओगे। क्या पूछे भैया, उपसर्ग पूछे तो हेड बताओगे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और पूछा जा रहा है, शायद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उपसर्ग लगा है वो कौन सी भाषा का है। अच्छा, तो इंग्लिश का है भाई, अंग्रेजी का है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आपके हथियार डाल देना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है, क्या होगा बताइए। विजयी होना, हार मान लेना, हमला करना या पीछा करना। चलिए, हथियार डाल देना, युद्ध में अगर कोई हथियार जमीन पर डाल देता है तो ऐसा माना जाता है कि उसने हार मान ली। कैसा माना जाता है भाई, हार मान ली उसने, ऐसा ही माना जाता है, क्योंकि हथियार डाल देना कहलाता ही है हार मान लेना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है। चलिए, तो अच्छा प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो जल्दी से बताएं भैया, देख के ध्यान से, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। अगर हम लोग बात करें, पहली बात तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो देखिए गंगा धन उदकम जो है, ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो ये कौन सा उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये आपको अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो ये जो उदाहरण है ये आपका होगा भैया, ठीक है, गुण स्वर संधि का। किसका, गुण स्वर संधि का, ये आपका उदाहरण होगा। तो आपका उत्तर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, बताइए भाई। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें, देखिए कि जो यहाँ पर पृथक पृथक शब्द आया है, ये क्या है, ये आपके भिन्नार्थक शब्द नहीं है। ये भिन्नार्थक शब्द नहीं, ये शब्द जो है पुनरुक्त शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, पुनरुक्त शब्द हैं, ठीक है। प्रयोग होने जो है ये पुनरुक्त शब्द हैं, आपको याद रखना है। चलिए, क्योंकि ये बिल्कुल सेम सेम है भाई, सेम सेम है, तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। कौन सा नहीं है, तो विषम देख लो। कभी भी आपसे पूछा जाए भाई कि ज़्यादातर इनमें से कौन सा शब्द नहीं है, ठीक, तो विषम उसमें आपको ढूंढना है। तो इसमें क्या है, विषम शब्द देखिए, जरा लिखा हुआ है, जरा, इसमें आपका ये आ गया तो जा हो जाएगा, ये आपका जा हो जाएगा। शंकर है, ये आपका शंकर है, तो ये तो अलग अलग है, ठीक, ये सबसे अलग है। तो आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इसका सही उत्तर कि बिनु पद चले, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करय विदु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, बताइए। देखिए यहाँ पर देखिए, बिना पद के चला जा रहा है, बिना कान के सुना जा रहा है। तो अगर मान लीजिए ऐसा आपके सामने कभी भी हो, क्या हो, ठीक है, कि बिना कारण के वहाँ पर कार्य हो रहा हो, तो वहाँ पर क्या होता है भैया, वहाँ पर आपको पता होना चाहिए, विभावना अलंकार वहाँ पर हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर विभावना अलंकार हो जाता है। तो ये जो उदाहरण है ये भी आपका विभावना अलंकार का ही उदाहरण है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, अब लो नसानी अब ना नसो हो, इसमें आपको रस बताना है, कौन सा है, बताइए। कौन सा रस है बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए भाई। अब लो नसानी अब ना नसहो में कौन सा रस है, तो शांत रस है, आपको याद रखना है। कौन सा रस है यहाँ पर, तो शांत रस। आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे भैया, कौन सा रस है, तो शांत रस है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी लोगों का। अच्छा, यहाँ पर रस से संबंधित कुछ प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रस के प्रतिष्ठापक कौन थे। रस के, अगर आपसे पूछा जाए कि रस के, आप लोग वही कमेंट सेक्शन में बताइए, रस के प्रतिष्ठापक अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे, क्या बताओगे। आचार्य मम्मट आपको नाम याद रखना है। आचार्य मम्मट जो थे ये कौन थे भैया, ये थे आपके रस के प्रतिष्ठापक थे, बात आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है रस को जो है साहित्य की आत्मा किसने कहा है, रस को साहित्य की आत्मा कह लो, या रस को जो है, यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूँ, रस को साहित्य की आत्मा कह लो या काव्य की आत्मा कह लो, तो ये बात किसने कही है, काव्य की आत्मा जो है
किसने कही है, आप लोग क्या बताओगे। आपको याद रखना है एक नाम रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। किसने कही है, रामचंद्र शुक्ल ने कही है। पूछा जाए रसों को साहित्य की आत्मा या रसों को काव्य की आत्मा किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल। आप सभी लोगों को बताना है। आप सभी को पता होगा कि श्रृंगार रस को रस राज तो कहा है, रस राज तो कहा जाता है। मैं आपको आप बता दूं, श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है, रस राज भी कहा जाता है, और उसके अलावा रसपति भी कहा जाता है। लेकिन सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो है ये किसने कहा है, रस को, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति किसने कहा है, तो नाम आपको याद रखना है, भोजराज ने ऐसा कहा है, भोजराज ने ऐसा कहा है। बात आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा पूछा जाए नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, नाट्यशास्त्र किसने लिखा है, तो भरत मुनि ने लिखा है, भरत मुनि ने ही नाट्यशास्त्र लिखा है। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग अब, और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी लोग क्या हो सकता है। दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है, समास कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा या संधि कहलाएगा। बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए भाई जल्दी से। आप सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए भाई आप सभी लोग। चलिए, तो अगर आपका उत्तर भाई यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी लोगों का। दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है भाई, दो वर्णों का मेल कहलाता है संधि। बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा परिवार की भाषा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, बताने की कोशिश कीजिए। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती, बताइए जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। और एक बार आप सभी लोग भाई क्लास को शेयर भी करेंगे, आप सभी लोगों का भाई कर्तव्य बनता है, एक बार आप सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे भाई। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है बहरूपीय के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, आप लोग बताओगे भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है भाई, भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कितने प्रतिशत लोग जो हैं भारोपीय भाषा परिवार के हैं से संबंधित रखते हैं, तो आप लोग बताओगे भाई 73% लोग। कितने प्रतिशत लोग, 73% लोग, आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है भारत में सबसे सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है, बताइए। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है या उर्दू है, बताइए भाई आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोगों भाई क्या हो सकता है। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है हिंदी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। देखिए भाई यहाँ पर आप सभी लोगों को याद रखना है भारत में सबसे ज़्यादा खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी आपको उत्तर बताना है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जो है वो जन्म हुआ है, आप सभी लोगों को बताना है, अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से, बताइए। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें, देखिए सबसे पहले जो हिंदी का विकास क्रम है क्या है भाई, हिंदी के विकास क्रम की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले भाई संस्कृत आ जाएगी, संस्कृत आ जाएगी, उसके बाद क्या आ जाएगी, संस्कृत आ गई, उसके बाद क्या आ गई, उसके बाद आपको याद रखना है पाली और प्राकृत आ जाएगी, पाली और प्राकृत आ जाएगी, ये बात आपको याद रखना है, पाली और प्राकृत आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगी, अपभ्रंश आ जाएगी, अपभ्रंश आ जाएगी, और उसके बाद क्या आ जाएगी, अवहट्ट आ जाएगी, और फिर हिंदी आ जाएगी। पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो अपभ्रंश ही आपको उत्तर के रूप में लगाना है, अवहट्ट नहीं भाई, अपभ्रंश आप सभी लोगों को उत्तर के रूप में लगाना है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए भाई। चलिए, तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। तो अगर आपका उत्तर देखिए यहाँ पर जा रहा है भाई तेलुगु के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो आपको पता है कन्नौजी भी आती है, मैं आपको बता चुका हूँ, अवधी भी आती है और बांगरू भी आती है, लेकिन तेलुगु का नाम आप सभी लोगों ने नहीं सुना होगा और ना ही मैंने आपको बताया होगा। तो इस तरह से आपका उत्तर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, बताइए।
आपको बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा जो है किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, या काव्य भाषा के रूप में? तो आप सभी लोगों को याद रखना है काव्य भाषा के रूप में। क्या होगा इसका उत्तर? काव्य भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, विभाषा में, या तकनीकी भाषा में? बताइए क्या होगा आपके प्रश्न का यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग बताइए। अच्छा, अगर हम लोग बात करें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, हिंदी दिवस मनाया जाता है भाई, आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्या कहा गया कि हिंदी जो है ये भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है, ना कि विभाषा है, ना कि तकनीकी भाषा है। तो आपको याद रखना है हिंदी जो है ये भारत की राजभाषा है, आपको याद रखना है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है ही नहीं, है ही नहीं। तो जिनका भी उत्तर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए तो जल्दी से सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। ढूंढारी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। देखिए मैंने आपको इसी वीडियो में एक बात बताई थी, क्या कि ढूंढारी बोली किसको कहा जाता है। तो ठीक है, जब आप राजस्थान जाओगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ढूंढने से आपको मिलेगा जयपुर। तो जयपुरी, असल में जयपुरी बोली को ही क्या कहा जाता है? ढूंढारी बोली कहा जाता है। अब आपको इतना तो पता है कि ये राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान में बोली जाती है, लेकिन राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, या दक्षिणी क्षेत्र में? कहाँ पर ये बोली जाती है ये बात आपको बताना है, बताइए भैया कहाँ पर ये बोली जाती है, बताएंगे। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आप सभी लोगों का क्या हो सकता है, बताइए। चलिए तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई पूर्वी राजस्थान के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। कहाँ पर बोली जाती है भाई? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, आपको याद रखना है। अच्छा, मैंने आपको जितनी भी बोलियाँ बताई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जो आपकी मारवाड़ी है ये कहाँ पर बोली जाती है? जो आपकी राजस्थान की एक बोली है मारवाड़ी, राजस्थान की एक बोली है मारवाड़ी, ये कहाँ पर बोली जाती है? आप लोग बताओगे। पश्चिमी राजस्थान में, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुरी जिसको ढूंढारी कहा जाता है, जयपुरी जिसको ढूंढारी कहा जाता है, तो ये कहाँ पर बोली जाती है? ये कहाँ पर बोली जाती है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग भैया क्या बताओगे? पूर्वी राजस्थानी आप लोग बताओगे, पूर्वी राजस्थानी आप लोग यहाँ पर बताओगे। राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए भाई, राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए देखिए कि मालवी कहाँ पर बोली जाती है, मालवी भी तो राजस्थान की एक बोली है भाई, मालवी कहाँ पर बोली जाती है, तो आप लोग उत्तर के रूप में क्या जवाब दोगे? दक्षिण में बोली जाती है, राजस्थान के दक्षिण में बोली जाती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाती कहाँ बोली जाती है, तो ये उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती कहाँ पर बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, आप सभी लोग याद रखोगे। अगला प्रश्न देखिए, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, या पुरानी बांग्ला? बताइए। यानी कि किसको हम मराठी को क्या ब्रजबुली कहते हैं, पुरानी बांग्ला को कहते हैं, गुजराती को कहते हैं, या पंजाबी को कहते हैं? किसको कहते हैं ब्रजबुली? तो हम लोग किसको कहते हैं भाई? जो पुरानी बांग्ला थी असल में उसको हम लोग क्या कहते थे? ब्रजबुली के नाम से पुकारते थे, ब्रजबुली नाम कहते थे। जिनका भी उत्तर यहाँ पर जो लोग भी हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। ये क्लास भाई आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बताइए। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आप सभी लोगों को बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए जैसे कि आपको बताएं हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन मैं आपको बताऊं देवनागरी लिपि असल में होती क्या है, ठीक है। होती क्या, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, राजू, राजू पढ़ता है, ठीक है, राजू पढ़ता है मैंने यहाँ पर लिखा है। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ, क्या लिख दूँ? मैं इस तरह से लिख दूँ, राजू पढ़ता है, राजू पढ़ता है। अगर मैं यहाँ से इस तरह से लिख दूँ तो आपको जो ये दिख रही है, ये लैंग्वेज, ये लिपि जो दिख रही है लिखने की लिपि ही तो है। एक ये भी लिखने की लिपि है, तो जो ऊपर वाली लिखने की लिपि है ये है देवनागरी लिपि में लिखी हुई, ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखी हुई नहीं है। यानी कि जो आपका प्रश्न लिखा हुआ है ये भी आपका देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो हिंदी के अलावा ऐसी कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है आप सभी लोगों का। बहुत
बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए। एक मनई के दुई बेटवे, एक मनई के दुई बेटवे, रहिन ओहमा लहुरा अपने बाप से, कहिस दादा धन माँ जवन हमार, बखरा लागत होए तवन हमका दे दे। ये अवतरण जो है हिंदी की किस बोली में है आपको बताना है भाई, किस बोली में है आप सभी लोग बताएंगे कि भोजपुरी में है, कन्नौजी में है, खड़ी बोली में है या अवधी में है, बताइए। चलिए, तो ये जो है आपको याद रखना है अवधी में है। कैसे भैया अवधी में बात आपको याद रखना है। अवधी जो है ये कहाँ की बोली है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी में और कौन कौन सी आती हैं, अवधी हो गई, बघेली हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई। देखिए ये जो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोजपुरी की अगर हम लोग बात करें, किसकी भैया, भोजपुरी की, तो ये बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी आती है, मगही आती है, मैथिली आती है, बात आपको याद रखना है। कन्नौजी जो है ये आपकी कहाँ पर आती है भाई, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कन्नौजी आती है, कौरवी आती है, कौरवी को ही हम लोग खड़ी बोली कहते हैं। हरियाणवी भी आती है और हरियाणवी को ही हम लोग बांगरू भी कहते हैं। ब्रज भाषा ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बुंदेली भी आती है और जो यहाँ पर लिखा हुआ है कन्नौजी ये भी आती है। यह बात आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद राजस्थानी की भी बात कर लेते हैं कि मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढारी, मेवाती, मालवी। जिस तरह से मुझे ये रिवीजन है याद है उसी तरह से आप लोगों को भी याद होना चाहिए। अच्छा मैं जो बोल रहा था भाई ये राजस्थानी उपभाषा की हैं, पश्चिमी हिंदी उपभाषा की हैं। तो यहाँ पर मैं आपको भाई बता देना चाहता हूँ क्या कि भैया जो है, ठीक है, आपको याद रखना है 5 तरह की उपभाषाएं होती हैं और उसमें 17 बोलियां होती हैं। 5 तरह की उपभाषाएं कौन कौन सी हो गई, राजस्थानी हो गई एक उपभाषा, पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, बिहारी हो गई, पहाड़ी हो गई। ये तो 5 तरह की उपभाषाएं हो गई। इनके अंतर्गत जो मैंने आपको बोलियां बताई वो उनकी संख्या 17 है, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या पाली, बताइए क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग, बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो पाली जो है आपको याद रखना है ये एक संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। तो इस तरह से जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बता दीजिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, बताइए। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है किस लिपि से हुआ है, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, बताइए भाई। चलिए तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में लिपि जो है इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। भारत में जो लिपियां हैं इनको कितनी वर्गों में बांटा गया है भाई, 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सी लिपियां होती हैं बात आपको याद रखना है, ठीक है। एक होती है आपकी सिंधु लिपि, एक होती है आपकी सिंधु लिपि होती है, ठीक है, दूसरी होती है खरोष्ठी लिपि और तीसरी होती है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सही तरीके से समझा दूं कि ब्राह्मी लिपि जो है ये 2 शैलियों में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि 2 शैलियों में लिखी जाती है, एक तो आपकी दक्षिणी शैली में, एक तो आपकी दक्षिणी शैली में और एक आपकी उत्तरी शैली में लिखी जाती है, ठीक है। जो मैं आपको बता दूं तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है। तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ ये जो है दक्षिणी शैली में लिखी जाती हैं जो आपके ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आती हैं, और उत्तरी शैली में लिखी जाती है देवनागरी, ठीक है। देवनागरी का एक तरह से पूछा जाए जन्म कहाँ से हुआ है तो उत्तरी शैली से हुआ है, बात आपको याद रखना है, बात आप सभी लोगों को याद रखना है। और अगर आपसे यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, बात आप सभी लोगों की समझ में आ गई होगी। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अभी मैंने आपको देवनागरी लिपि बताई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग किसने किया, तो आपको याद रखना है गुजरात में एक शासक थे, गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम था जयभट्ट। जिनका नाम क्या था भाई, जयभट्ट था। इन्होंने जब अपने शिलालेख लिखवाए ना तो उसमें सबसे पहले देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करवाया, उसमें सबसे पहले देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करवाया, आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बताइए इसका सही उत्तर कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या सौराष्ट्री, बताइए।
कई बार मैं आपको बता चुका हूं, तो इसका उत्तर आप सभी लोग बताओगे भाई, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। 2 प्रश्न अभी और हैं आपके बस बचे हुए, उसके बाद आपको इसका बताना है, क्या बताना है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, इसका उत्तर आपको बताना है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी, क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई, बताइए। तो जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप की अगर हम लोग बात करें, वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है ये क्या है, ये खड़ी बोली है, आपको याद रखना है। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है क्या है भाई, ये खड़ी बोली है, आप सभी लोगों को याद रखना है। तो जिनका भी उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी लोगों का। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली, क्या ये पूर्वी हिंदी है, क्या ये पश्चिमी हिंदी है, क्या ये पहाड़ी हिंदी है, क्या ये राजस्थानी हिंदी है। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई, बताने की कोशिश कीजिए, आप सभी लोग बताइए। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ी बोली जो है, तो मैं आपको बता चुका हूँ ए बी सी, सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़ी, बी से हो जाएगा बघेली, ए से हो जाएगा अवधी। तो ये तीनों बोलियां जो हैं ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, छत्तीसगढ़ मैंने बोला था छत्तीसगढ़ी, तो ये भी बोली किसके अंतर्गत आएगी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब मैंने आपको भाई क्या दिया था होमवर्क के लिए, प्रश्न में आपको क्या दिया था, इस प्रश्न का आपको जो है उत्तर बताना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो ये आपका अंतिम प्रश्न था भाई, ये आपका अंतिम प्रश्न था। आप सभी लोगों को वीडियो को शेयर करके जाना है, पसंद आई हो तो बता कर जाना है कैसी लगी। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय BSA, जय BSA, जय BSA, जय हिंद, वंदे मातरम।